कभी सोचा है कि भारत का नक्शा जो हम आज देखते हैं हमेशा से ऐसा नहीं था। आज हमें जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिखते हैं वो आखिर बने कैसे, उनकी सीमाएं किसने और कैसे तय की। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि भारत का ये पॉलिटिकल मैप आखिर तैयार कैसे हुआ। तो आज जो भारत का नक्शा हम देखते हैं ना, वो कोई एक दिन में नहीं बन गया। ये एक बहुत लंबी और उलझी हुई प्रक्रिया का नतीजा है, जिसमें कई बड़े बड़े मोड़ आए। तो सवाल ये उठता है, ये आखिर बना कैसे? राज्यों की ये सीमाएं खींची कैसे गईं? और इस पूरे प्रोसेस के पीछे हमारे संविधान की क्या भूमिका रही? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारी संसद के पास क्या शक्तियां हैं, एक नया राज्य असल में बनता कैसे है, और राज्यों के पुनर्गठन की पूरी ऐतिहासिक यात्रा कैसी रही है। और आखिर में हम भारत के आज के नक्शे पर एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे संविधान के पहले ही आर्टिकल यानी आर्टिकल 1 से, जो भारत की पहचान को तय करता है। आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि संविधान बनाने वालों ने देश के दोनों नामों को अपनाया, पारंपरिक नाम भारत और आधुनिक नाम इंडिया। लेकिन यहाँ जो सबसे काम का शब्द है वो है राज्यों का संघ। तो राज्यों का संघ ही क्यों? अमेरिका की तरह राज्यों का परिसंघ या फेडरेशन क्यों नहीं? इसके पीछे की वजह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत साफ साफ बताई थी। पहली बात, भारत के राज्य किसी समझौते या अग्रीमेंट के तहत एक साथ नहीं आए हैं। और दूसरी, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक अटूट बंधन है, कोई बिजनेस डील नहीं जिसे जब चाहा तोड़ दिया। और यहीं से एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत निकल कर आता है, भारत विभक्त राज्यों का एक अविभाज्य संघ है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब देश तो एक रहेगा, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, लेकिन देश के अंदर जो राज्य हैं उन्हें बदला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। संसद राज्यों की सीमाएं, उनके नाम, यहाँ तक कि उनका अस्तित्व भी बदल सकती है। यहाँ एक और छोटा सा लेकिन जरूरी फर्क समझना होगा, भारत का संघ और भारत का राज्य क्षेत्र। देखिए, भारत के संघ में सिर्फ राज्य आते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं भारत का राज्य क्षेत्र तो इसका दायरा बड़ा हो जाता है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा वो इलाके भी शामिल हैं जिन्हें भारत भविष्य में हासिल कर सकता है। तो सवाल यह है कि ये शक्ति है किसके पास? कौन बदल सकता है ये सीमाएं? जवाब है भारत की संसद। चलिए देखते हैं कि संविधान ने संसद को क्या क्या अधिकार दिए हैं। संविधान का आर्टिकल 3 हमारी संसद को आप कह सकते हैं एक सुपर पावर देता है। संसद चाहे तो नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है, और यहां तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जैसा आर्टिकल 4 में बताया गया है, ये सारे बदलाव करने के लिए किसी भारी भरकम संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं होती, जो आर्टिकल 368 के तहत होता है। ये काम संसद में एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से ही हो जाता है, और इसी वजह से ये प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। ठीक है, संसद के पास पावर तो है, पर असल में ये होता कैसे है? क्या है इसका प्रोसेस? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले ऐसा कोई भी बिल संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। फिर राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजते हैं ताकि वो अपनी राय दे सकें। और यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है, राज्य की राय मानना या ना मानना ये पूरी तरह से राष्ट्रपति और संसद पर निर्भर करता है। मतलब राज्य की राय सिर्फ एक सलाह है, फैसला नहीं। आखिर में बिल संसद में साधारण बहुमत से पास होता है और कानून बन जाता है। अब जरा इतिहास में चलते हैं। आजादी से लेके आज तक भारत का नक्शा कैसे बदला, ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। चलिए इस सफर के कुछ जरूरी पड़ावों को देखते हैं। शुरू में तो धार कमीशन और जेवीपी कमेटी जैसी समितियां भाषा के आधार पर राज्य बनाने के सख्त खिलाफ थीं। लेकिन फिर आया 1953 का साल, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। कार्यकर्ता पुट्टी श्रीरामुलु की आमरण अनशन के दौरान मृत्यु के बाद भयंकर विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार को मजबूरन पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। बस इसके बाद तो जैसे भाषाई राज्यों के लिए दरवाजे ही खुल गए और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। ये सिलसिला रुका नहीं, 2000 में 3 नए राज्य बने, 2014 में तेलंगाना और हाल ही में 2019 में जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन हुआ।
आपको जानकर हैरानी होगी कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब का सिस्टम तो और भी कॉम्प्लिकेटेड था। राज्यों को 4 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया था। पार्ट ए, बी, सी और डी। पार्ट ए में ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, पार्ट बी में बड़ी-बड़ी रियासतें, पार्ट सी में कमिश्नर्स के प्रांत और पार्ट डी में अकेला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये एक बहुत ही जटिल व्यवस्था थी। आंध्र प्रदेश बनने के बाद तो जैसे पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की बाढ़ आ गई। इसी को देखते हुए 1953 में फजल अली कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का एक आधार तो माना, लेकिन एक भाषा एक राज्य वाले फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर दिया। और इसी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, जिससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन 1956 की कहानी का अंत नहीं था। ये तो बस एक नई शुरुआत थी। भारत का नक्शा लगातार बदलता रहा। 1960 में बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। 1963 में नागालैंड असम से अलग होकर एक नया राज्य बना और 1966 में पंजाब को बांटकर हरियाणा बनाया गया। ये प्रक्रिया दशकों तक चलती रही और भारत को वो शक्ल मिली जो आज हम देखते हैं। तो इतनी लंबी यात्रा के बाद आज भारत का राजनीतिक नक्शा कैसा दिखता है? चलिए आज की तस्वीर देखते हैं। 2014 में जब तेलंगाना बना तो हमारे देश में 29 राज्य हो गए थे। लेकिन 2019 में कहानी फिर बदली। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो राज्यों की गिनती 29 से घटकर वापस 28 हो गई। तो आज की तारीख में भारत में कुल 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने से ये 9 हो गए थे। लेकिन फिर दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया। तो आज हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि भारत विभक्त राज्यों का एक अविभाज्य संघ है। मतलब यहाँ राज्यों की सीमाएं पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में भारत का राजनीतिक नक्शा कैसा दिख सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आज कुछ नया समझने को मिला हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। ऐसे ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगा।